नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं बच्चों, जिसका नाम है असर्शन एंड रीजन। तो शुरुआत हो रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। असर्शन एंड रीजंस की बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही है आपकी सबसे कमजोर कड़ी जो आपको एग्जाम में परेशान कर देती है। तो इस कमजोर कड़ी को आपकी सबसे मजबूत कड़ी बनाने आ गए हम कि भाई असर्शन रीजन तो गलत नहीं होने देंगे। क्या टेक्निक, क्या ट्रिक, क्या पैटर्न फॉलो किया जाए कि असर्शन रीजन में भाई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी टेक्निक बताऊंगा मैं आपको असर्शन और रीजन की कि आप कभी गलती करोगे ही नहीं उसमें। तो भैया टाइम को व्यर्थ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसके हम करने वाले हैं असर्शन और रीजन। तो चैप्टर का नाम है बच्चों मनी एंड बैंकिंग। तो भैया मनी एंड बैंकिंग का पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हुआ। खेलें जरा इसके साथ हम प्यारा सा केबीसी। क्या कहता है ये क्वेश्चन? तो भैया देखो, असर्शन करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज अ मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये कह रहा है कि जो पब्लिक के पास पैसा है ये सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है कि नहीं है। तो भैया बहुत ध्यान से समझना, जो आपके पास ये नोट होता है एक करेंसी का, उस पर यहां पर कुछ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा होता है। कुछ ऐसा लिखा होता है कि मैं धारक को, एक तरफ गांधी जी हैं, एक तरफ वो अपना वाटरमार्क होता है, और बीच में लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे गवर्नर ऑफ द आरबीआई के सिग्नेचर भी होते हैं। तो भैया वो जो सिग्नेचर है वो जिम्मेदारी है किसकी? सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है मेरे बच्चों। तो कह रहा है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज अ मॉनेटरी लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक। हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन क्या है हमारी? ट्रू है। असर्शन ट्रू मतलब क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले असर्शन पढ़ लो। अगर ये ट्रू निकल जाए, अब ट्रिक क्या फॉलो करनी? जरा ट्रिक पे आ जाओ भाई, जरा ध्यान दो इस बोर्ड पे कि ट्रिक कैसे निकाली जाएगी। थोड़ा सा रेड कलर ले लिया जाए, आ जाओ जरा इस पे। भाई दो चीजों पे फोकस करना है, एक है असर्शन और एक है उसका रीजन। अब इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। ये असर्शन, अरे चला ही नहीं पेन, ये असर्शन या तो ट्रू होगी या क्या हो जाएगी बच्चों? फॉल्स हो जाएगी। कोई दिक्कत? ऐसे ही रीजन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब आपको इन दोनों को एक अलग स्टेटमेंट मान के क्वेश्चन को रीड करना है। जब आप असर्शन पढ़ो तो आप इसको एक अलग स्टेटमेंट मानो, बोलो ये एक बात है। अब आपको ये चेक करना है कि ये वाली बात सही है या गलत है। अच्छा जी, जब आप रीजन को पढ़ो तो ये मत सोचो कि ये किसी चीज का रीजन है, कारण है, मतलब है, कुछ नहीं। आप इसको भी क्या मानो? एक स्टेटमेंट मानो। और ये देखो क्या ये बात सही है या गलत है। समझ में आ गई बात? असर्शन रीजन ना मान के इनको स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 मान के आपको रीड करना है। तो आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, देखा भाई ये बात सही है कि गलत है। हो सकता है ये बात सही आ जाए, हो सकता है ये बात गलत आ जाए। अब आपने इसको पढ़ लिया, गलत सही कुछ भी है आपको मतलब नहीं है। एज्यूम कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की तरह कि भाई ये वाली बात सही आ गई। फिर हमने स्टेटमेंट भी पढ़ ली, ये वाली बात भी सच आ गई। जब ये दोनों के दोनों ट्रू आ जाए तो दिक्कत शुरू होती है। अब आपको स्टेप नंबर 3 अब क्या करना है? अब ढूंढना है कि ये दोनों ट्रू तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन बैठता है, रिलेशनशिप, या फिर इनका आपस में कोई संबंध है। मतलब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है, क्या इस पे इस नीचे वाली स्टेटमेंट की वजह से फर्क पड़ता है, या ये वाला स्टेटमेंट इस वाली स्टेटमेंट का सही कारण है, सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये आपको चेक करना है बच्चों। सबसे जरूरी चीज यही है भाई, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इनके बीच में रिलेशनशिप अगर आप निकाल गए तो काम खत्म, वही आंसर निकल के आ जाएगा।
तो अगर ये ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ तो हमें तीसरे वाले ऑप्शन पे जाने हैं। और अगर रिलेशनशिप हमारी सही साबित हो गई तो ऑप्शन नंबर ए होगा, और अगर रिलेशनशिप नहीं सही बैठी तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर रिलेशनशिप सही बैठ रही है, मतलब ये इसका सही कारण है, सही रीजन है, तो ए पे टिक लगा देना, और अगर नहीं बैठता तो बी पे टिक लगा देना। और अगर एक सही एक गलत और एक सही एक गलत ऐसा कुछ आ जाए तो उसमें से सी या फिर डी में से आपका आंसर निकल आएगा। बच्चों इतना आसान होता है असर्शन और रीजन को करना, कुछ मुश्किल है क्या? खामखा डरते रहते हो आप, असर्शन रीजन आ जाएगा, अरे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं बच्चों के। लड्डू एकदम लड्डू क्वेश्चन होते हैं इसके एकदम। देखो जरा हम करके दिखाते हैं आपको क्वेश्चन इसके बेहतरीन तरीके से। तो भैया हमने ये पढ़ लिया कि हाँ जी ये बात सही साबित है, एकदम सही है। दूसरी बात पढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। हाँ जी बिल्कुल करता है भाई, मनी ऑन बैंकिंग चैप्टर में आपने पढ़ा है अच्छे से कि सेंट्रल बैंक के पास ताकत होती है, पावर होती है कि वो मनी को कंट्रोल कर सकता है, क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। वेयर एज कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विद द करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। भाई यहां पर पब्लिक का मतलब क्या है? बात तो ये एकदम सही कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट यानी कि उधार को क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। कौन से पैसे से? वो पैसा जो पब्लिक के पास है। भाई सिर्फ आपको मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर की जड़ की बात भी समझाना चाह रहा हूं। भाई आप लोग नहीं जानते होंगे पब्लिक का मतलब क्या है। भाई पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि मैं आप हम लोग सिर्फ, नहीं 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 नहीं, कॉमर्शियल बैंक और मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की जब हम बात करें, कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट की बात करें बच्चों, तो पब्लिक में क्या क्या आ जाता है, पब्लिक के अंदर आप क्या क्या आता है उसको छोड़ो, आप ये देखो क्या नहीं आता है। सबसे पहली चीज, एक तो आरबीआई के पास जो पैसा है उसको हटा दो, और दूसरा सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको हटा दो। आरबीआई, गवर्नमेंट, इन दोनों को हटाने के बाद जितने बचे उन सबके पैसे को जोड़ दो, तो वही है मनी हेल्ड बाय पब्लिक या फिर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का नहीं है लेकिन याद रखने वाला है, आगे काम आने वाला है। अच्छा जी, तो ये वाली बात भी हमारी क्या साबित होती है बच्चों? ट्रू साबित होती है। लेकिन सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी और इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट कंट्रोल, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। भाई दोनों अगर सच साबित हो जाए तो आपको यह देखना है क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नहीं, यहां तो नोट की बात कर रहा है, साइन कर रखे हैं, और यहां क्रेडिट क्रिएशन की बात कर रहा है। इसका इससे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसकी वजह से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो भैया असर्शन और रीजन ट्रू है, बट ये कह रहे हैं कि रीजन करेक्ट है, नहीं, ट्रू है बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इट मींस बी इज द आंसर। अब उसमें से एक फॉल्स तो हो ही नहीं सकता, तो ये आएगा नहीं। तो भैया कंप्यूटर जी आंसर बताइए, बी हमारा सही आंसर निकल आया बच्चों। कितना आसान है, एकदम इजी। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करके दिखा दो फटाफट से। क्या कह रहा है? ये भी असर्शन कह रहा था, करेंसी नोट्स डू नॉट कैरी एज मच एज वैल्यू इन इट एज इज डिनोमिनेटेड स्टिल हैज जर्नल एक्सेप्टेंस। भाई देखो क्या कह रहा है कि भाई अगर 2000 रुपए का नोट मेरे पास है तो उसका जो कागज है, अगर मैं उस कागज को बेचूं तो क्या उस कागज की वैल्यू भी 2000 होगी? नहीं होगी। यहां पर यही बात कही है इसने, ये कह रहा है करेंसी नोट के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है हमेशा उसकी एक्चुअल वैल्यू उससे कम होती है। तो लिखी हुई वैल्यू मच ज्यादा, मच वैल्यू है, ठीक है जी। और ये इसके बाद भी लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? कर लेते नहीं कर लेते? भाई 2000 रुपए के नोट, अगर मैं एक नॉर्मल कागज पकड़ूं कि भाई ये मेरे पास एक कागज पड़ा हुआ है और इस कागज पे लिख दूं मैं कि भैया 2000 रुपए, तो क्या पब्लिक इसको एक्सेप्ट कर लेगी कागज की तरह? कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सिंपल एक पेपर है। तो भैया लेकिन वही अगर मैं 2000 रुपए का नोट निकालूं, 200 रुपए का नोट निकालूं, तो क्या होगा? तो जनरल पब्लिक उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। भाई देखो जरा, मैं देखता हूं मेरे पास कहीं कुछ नोट पड़ा हुआ है क्या? अरे भैया मिल गया, गरीब आदमी है भैया, ये है भाई 100 रुपए का नोट मिला है मुझे।
तो ये जो 100 रुपए का नोट है बच्चों, इस पे लिखा हुआ है कि मैं प्रॉमिस करता हूं, और इस 100 रुपए के नोट के अगर कागज को मैं कबाड़ी वालों को भेजूं, भैया इस पेपर को ले लो, तोल के देखो और मुझे इसके बदले में देखो कितने पैसे मिल सकते हैं, तो भैया इस पेपर की वैल्यू 100 रुपए नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको दुकान पे सामान खरीदने जाऊंगा तो उसकी वैल्यू 100 रुपए होगी बच्चों। तो यहां ये यही चीज समझाना चाह रहा है कि इस नोट की जो करेंसी वैल्यू है वो कम होती है, फिर भी नोट जो है वो आसानी से हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। नोट को आसानी से क्या होता है भाई, हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। हमने कहा जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आप एकदम सही कह रहे हो, हम भी आपकी बात को मानते हैं, ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब अगली पढ़ के देखो, करेंसी नोट आर बैक्ड बाय द लीगल प्रॉमिस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ये कह रहा है जो करेंसी नोट होते हैं उन पे प्रॉमिस होता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा। ठीक है, तो भाई अगर आप नोट, अभी आपकी जेब में नोट हो तो आप नोट खोल के उठा के देख लो बच्चों, आपको दिख जाएगा उसमें कि उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आई प्रॉमिस टू पे दैट, जितने का भी नोट होगा उतने सम ऑफ रुपीज, और नीचे गवर्नर के साइन होंगे बच्चों। तो ये प्रॉमिस ही तो कर रहा है, कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक का गवर्नर कर रहा है बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है हमसे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस ना कर रही होती, कोई नॉर्मल पर्सन प्रॉमिस कर रहा होता, तो क्या पब्लिक मानती उस बात को, नहीं मानती। इसका मतलब ये जो जर्नल एक्सेप्टेंस है ये किसकी वजह से है, भाई दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई ना। अब तीसरे वाले स्टेप पे जाना जरूरी है कि ये दोनों स्टेटमेंट में क्या कोई रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल रिलेशन है। ये जर्नल एक्सेप्टेंस जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि लीगल प्रॉमिस किया हुआ है किसने, सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने। तो भैया असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारा रीजन, तो आंसर हमेशा ए ही होगा ऐसी सिचुएशन में। तो भैया आंसर आ जाए जरा फटाफट से, आ गया आंसर, आई बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों हमारा, जरा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, ये कह रहा है भाई कि सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट वर्क एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। अच्छा जी, कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए बैंक का काम कौन करता है, भाई सेंट्रल बैंक करता है। ऑब्वियसली हमारे दादा बैंक जी जिनका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनके पास ही सारी के सारी पावर्स हैं भाई, सारे बैंकिंग सेक्टर को यही ऑर्गेनाइज करते हैं, यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। तो कह रहा है कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा वो फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम करता है, बिल्कुल फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करता है। अगर आप लोग सोचते हैं कि नोटबंदी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का फैसला है तो आप गलत हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे आरबीआई ने रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई आप नोटबंदी करिए, क्योंकि ब्लैक मनी मार्केट में बढ़ गया है और इसकी वजह से जो सर्कुलेशन है मनी का इकोनॉमी में वो रुक गया है। तो भैया हमें उसको खत्म करने के लिए नई करेंसी छापनी पड़ेगी। तो ये एक एडवाइजरी की जाती है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई के द्वारा, किसको भाई, भारत सरकार को। तो भाई ये वाली बात असर्शन एकदम ट्रू, एकदम सही साबित हो गया हमारा। अब आते हैं अगले वाले, इसको एज अ स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। गवर्नमेंट बोरो इंटरनली फ्रॉम बैंक एंड जनरल पब्लिक। बच्चों इंटरनली तो पॉसिबल है ही नहीं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक से या बैंकों से इंटरनली कोई ट्रांजैक्शन करे। भाई पब्लिक का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसमें पब्लिक इंटरनली सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा प्रोवाइड कर दे। हर चीज एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है। इंटरनल का मतलब ऐसा समझ लो आप, जब बिजनेस और ओनर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो तो उसको इंटरनल कहते हैं। जो अकाउंट्स वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, मैं बात कर रहा हूं इंटरनल लायबिलिटी की, लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू इट्स ओनर। ऐसी ट्रांजैक्शंस को इंटरनल कहा जाता है। यहां पर कोई इंटरनल ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या साबित हो गई, फॉल्स। अब समझो ऐसे वाले क्वेश्चन में करना क्या है,
ऐसे वाले क्वेश्चन में आपका 50% से भी ज्यादा काम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भाई? एक हो गया ट्रू और दूसरा हो गया फॉल्स। बच्चों जब तक दोनों ट्रू नहीं होते तब तक रिलेशन ढूंढने के फंडे में पड़ना ही नहीं है। एक सच हो गया एक गलत हो गया, भैया नीचे वाले दो में से ही कोई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में मोस्टली लिखा होता है कि ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। तो सी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहां पर रीजन क्या है? फॉल्स है। कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए भाई। आ गया आंसर, आंसर नंबर सी। अब आ जाओ जी अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? पेपर मनी इज बिकमिंग मोर पॉपुलर दिस डेज। भाई चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पेपर मनी जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। भाई पॉपुलर तो हो रहा है, लेकिन नोटबंदी के बाद से आजकल डिजिटल करेंसी भी पॉपुलर हो रही है। बट हमें ये नहीं लिखना कि भाई ये गलत है, पेपर मनी पॉपुलर नहीं हो रहा। भाई पेपर करेंसी आज भी पॉपुलर है, ऐसा नहीं कि पेपर कम पॉपुलर हो गया डिजिटल करेंसी से। भाई वो अब भी पॉपुलर है। तो इसके लिए तो हमारा जवाब होगा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, पेपर मनी तो आज भी पॉपुलर होता ही होता है। जो नोट देख के जो फीलिंग आती है वो पेटीएम के बैलेंस में देख के नहीं आती बच्चों। तो असर्शन हमारी क्या हो गई? सही साबित हो गई। दूसरी, इट इज जनरली एक्सेप्टेबल एंड कन्वीनियंट टू कैरी। ये कह रहा है कि पेपर मनी को आसानी से कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा क्या? बिल्कुल कर लेगा। और क्या इसको कैरी करना कन्वीनियंट है? बिल्कुल इसको कैरी करना भी कन्वीनियंट है। तो ये वाली बात भी हमारी क्या साबित हो गई? ट्रू साबित हो गई। अब जब दोनों स्टेटमेंट बच्चों ट्रू हो जाएं तो हमें यह देखना है क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भैया रिलेशन भी बैठ रहा है कि ये पॉपुलर है और ये एक्सेप्टेबल भी है और कन्वीनियंट भी है। इसका मतलब हमारे लिए असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाता है हमारा ए। अब फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है? इसमें असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि भैया वी कैन स्टिल एनकाउंटर बार्टर सिस्टम इन मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा जी बच्चों, आप लोग जानते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम? जिसने मनी एंड बैंकिंग की पूरी वीडियो देखी है उसको बहुत अच्छे से पता होगा। बार्टर सिस्टम को हम सी टू सी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी कहते हैं। मतलब जब एक पर्सन भी कमोडिटी दे और दूसरा पर्सन भी उसके बदले में कोई कमोडिटी या सर्विस दे तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो कह रहा है कि आजकल के इकोनॉमी में भी बार्टर सिस्टम फॉलो होता है। क्या आप लोगों ने कभी कोई बार्टर सिस्टम फॉलो किया है कि भाई आपने अपना कोई सामान दिया हो और सामने वाले से आपने उसके बदले में कोई सामान या फिर कोई सर्विस ले ली हो? इसको कहते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। आप लोग बताइए कमेंट में कि आपने बार्टर सिस्टम फॉलो किया है कभी इस तरीके का? आजकल के टाइम पे भी, पहले तो बहुत आराम से हुआ करता था, अब बहुत कम पॉपुलर है, लेकिन क्या यह पॉसिबल है कि आज के टाइम पे भी होता है? हाँ भाई बिल्कुल पॉसिबल है कि आजकल की इकोनॉमी में भी बार्टर सिस्टम फॉलो हो जाता है। अब आप कहेंगे जी कैसे हो जाता है? देखो जी अगला ही उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पीपल एक्सचेंज ओल्ड क्लोथ्स फॉर यूटेंसिल्स। मतलब आप लोगों ने कभी अपनी गली मोहल्ले में देखा होगा कुछ लोग बर्तन लेके आते हैं अपने कंधे पे, साइकिल पे, ठेली पे, और आपसे पुराने कपड़े ले जाते हैं उसके बदले में और आपको बर्तन दे जाते हैं कपड़ों की मात्रा के हिसाब से, कपड़ों की क्वालिटी के हिसाब से। तो भैया क्या आपने उनको पैसे दिए? नहीं। क्या उन्होंने आपको पैसे दिए? नहीं। और आप लोगों ने एक्सचेंज कर दिया, अपने पुराने कपड़े उसको दे दिए और उसके पुराने कपड़े के, अपने पुराने कपड़े के बदले में आपको घर पे छोटे मोटे बर्तन यूज करने के लिए मिल गए। मेरी मम्मी टब वगैरह बहुत खरीदा करती थी, ऐसे प्लास्टिक के बर्तन भी देते हैं ये लोग। तो हमारे यहाँ टब की कमी नहीं थी, हमारे पुराने कपड़े सारे टब में जाते थे खरीदने में। तो भैया ये वाला है हमारा बार्टर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। तो भैया बात भी सही साबित हो गई और रीजन भी सही साबित हो गया। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा ए। तो भाई ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आती है? इतने आसान होते हैं असर्शन और रीजन करना। बच्चों ऐसे ही वीडियोस को जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को कैल्विन कॉमर्स, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।